हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बीए सेकेंड ईयर की लास्ट पोएम आई टू रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। इसमें उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है कि कैसे जो पहले के टाइम में ब्लैक्स और वाइट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ब्लैक्स जो है उनको बहुत ही नीचा समझा जाता था, और जो वाइट्स हैं उनको उनका मालिक एक तरह से समझा जाता था, उनको उनको मास्टर समझा जाता था, और उनमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही भेदभाव किया जाता था। वहाँ पर हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, हर जगह पर भेदभाव किया जाता था। जैसे कि वाइट बसेस होती थी, ब्लैक बसेस वाइट बसेस होती थी, स्कूल्स भी ब्लैक स्कूल्स वाइट स्कूल्स होते थे, ब्लैक कॉलोनीज वाइट कॉलोनीज, इस तरह से मतलब बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। लैंगस्टन ह्यूज वो फोरमोस्ट पोइट था जिसने कि डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में इस तरह के जो भेदभाव हो रहे हैं उस पर चर्चा की, उस पर अपनी जो राइटिंग्स है वो लिखी। सबसे पहले तो जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, लोग जो है जागृत हुए इसके बारे में, वो हुआ था जब सिविल वॉर हुई थी 1861 में। अब्राहम लिंकन की नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो सिविल वॉर हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो नॉर्दर्न स्टेट्स और जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनमें वो डिफरेंसेस आ गए थे। वो क्या चाहते थे, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो चाहते थे कि स्लेवरी को एबॉलिश किया जाए, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो साउदर्न स्टेट थी, जो सदर्न स्टेट थी, वो चाहती थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो काफ़ी उस टाइम पे भी होच पोच हो हल्ला, और ये जो भेदभाव रहित एक समाज है उसको जागृत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे भी इसके इसके वॉर्स वगैरह चले थे, सिविल वॉर जिसको कहा जाता था। और ये जो पोइम है ये बेस्ड है 1920s 1930s के ऊपर, 1920s 1930s पे बेस्ड है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, अमेरिका, जिसको कि मल्टी कल्चरलिज्म कहा जाता है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रोमिनेंट कल्चर है वो गोरों का ही चलता है, वो उन्हीं का ही राज चलता है। वहाँ पर क्या है कि न्यूयॉर्क में रेनेसा हुई है, हार्लम रेनेसा हुई 1921 में, वेयर ब्लैक्स राइट लिटरेरी वर्क्स। पहले तो ऐसे था कि लड़ाई झगड़े करके या मतलब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लोग अपना मारकाट करते थे, लड़ाई करते थे, स्लेवरी करते थे, कुछ मतलब मास्टर बन जाते थे, कुछ स्लेव्स बन जाते थे। लेकिन अब जो वॉर्स थी वो कैसे होने लगी, अब लिटरेरी वर्क्स के थ्रू, कि लिटरेरी वर्क्स के थ्रू लोग अपनी जब जागृत हुए तो उन्होंने ये सोचा कि हम लिख कर अपनी अपने जो दुख है, दर्द है, बयां करते हैं, उसको बताते हैं कि हमें कितनी तकलीफ होती है जब आप हमारे साथ इस तरह से भेदभाव करते हैं। क्योंकि जब सिविल वॉर हुई थी, जब इस तरह से युद्ध वगैरह हुए थे, तो सिर्फ रिटर्न में तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया था कि हाँ सब कुछ इक्वल है, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर बहुत ही भेदभाव हो रहा था। अभी भी ब्लैक्स को ब्लैक समझा जाता था, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, और जो वाइट्स हैं उनको ही अच्छा समझा जाता था, उन्हीं के साथ ही हमेशा अच्छा ग्लोरीफाइड उनको माना जाता था। और ये जो पोइट है लैंगस्टन ह्यूज, इन्होंने यहाँ इसमें इस पोएम में एक आंसर बैक किया है, रिस्पॉन्स बैक किया है। किसको? क्योंकि जो वोल्ट विटमैन है वो अपनी पोइट्री में हमेशा ही अमेरिका को बहुत ग्लोरीफाइड करते थे, हमेशा ही अमेरिका की ख्याति, जो इसमें मल्टीकल्चरलिज्म है, जो अमेरिका में जो कुछ भी अच्छा है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, जहाँ पर इक्वलिटी है, ह्यूमैनिटी है, फ्रेटर्निटी है, यहाँ पर बहुत कुछ है, लेंथ ब्रेथ यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में वो हमेशा लिखते थे। उन्होंने अपनी जो पोएम है, वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है आई हियर अमेरिका, तो इसमें आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, उन्होंने इसमें एक बहुत ग्लोरीफाई किया है अमेरिका को। तो इसी का ही एक आंसर बैक है, इसी का ही एक रिस्पॉन्स बैक है जो लैंगस्टन ह्यूज ने अपनी पोएम आई टू में उन्होंने बताया है कि वॉल्ट विटमैन ने अपने अमेरिका को सिंगिंग करते हुए बहुत ही ग्लोरीफाइड वे में बताया है, और लैंगस्टन ह्यूज ने बताया है कि मैंने भी एक सॉन्ग सुना है, आपने ग्लोरीफाइड अमेरिका का सॉन्ग सुना है, मैंने जो इसकी एक ब्लैक साइड है, एक जो हिडन साइड है,
जिसको कि साइड ट्रैक कर दिया जाता है, साइड लाइन कर दिया जाता है ब्लैक्स को। मैंने उनकी सिंगिंग सुनी है, मैंने उनकी व्यथा सुनी है, उनकी कहानी सुनी है, उसके बारे में ये सारी पोएम है। क्योंकि उस टाइम पे क्या किया जाता था, जैसे जो उत्तर भी है, जब ये किसी बस में चढ़ते थे तो इनके साथ इनको किसी बस में या ट्रेन में अलग अलग होती थी रिजर्वेशन। जैसे इनके पास अगर टिकट हो भी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास की, तो भी इन्हें क्या है कि थर्ड क्लास में जाकर बैठना पड़ता था, तब भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। जो महात्मा गांधी है वो भी जब गए थे जब ये कंट्रीज़ में, तो उनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ था। तो इसीलिए वो भी जस्टिस चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, तभी उन्होंने इंडिया में अपने युद्ध वगैरह लड़े। उन्हीं को ही उनकी फुटस्टेप्स को फॉलो किया मार्टिन लूथर किंग ने 1960 में। उन्होंने भी ऐसे उनकी तरह ही सत्याग्रह किया और इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। तो उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चलकर मार्टिन लूथर किंग ने भी अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया में अपनी लड़ाई लड़ी। तो वैसे ही अब ये लिटरेरी वर्क में एक तरह से लिटरेरी जो साइलेंट मोड में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे जो ऑथर वो अपनी बात को रिटर्न फॉर्म में बताकर अपनी बात को बता रहे थे और रिटर्न फॉर्म में एक कोल्ड वॉर की तरह ही लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि उस टाइम में ब्लैक्स को गेटोस में रहना पड़ता था। गेटोस मीन्स स्लम, जो बहुत गंदी जगह होती है, वहाँ पर रहना पड़ता था। और जो उत्तर है उनकी भी परवरिश इसी तरह से, इस तरह के माहौल में हुई थी। उनमें क्या है कि एक बस में बैठने से मना कर दिया था। उसी इंसिडेंट ने प्रॉम्प्ट किया जो राइटर है उनको ये लिखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए मजबूर किया कि हम भी आपके जैसे ही हैं, हमारे में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हमारे साथ इतना भेदभाव ना किया जाए। सबसे पहले अबाउट द पोइट जेम्स मार्शल लैंगस्टन ह्यूज 1902 to 1967, an American poet, novelist, playwright, short story writer and columnist, was one of the early innovators of the new literary art form called jazz poetry. जैज़ पोइट्री जो उस टाइम बहुत नई नई आई थी, ये नई तरह की साहित्यिक कला थी। उसमें से सबसे पहले जो पोइट्स आए थे उनमें ये लैंगस्टन ह्यूज थे। उनमें ये सारी क्वालिटी थी, पोइट्स, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, वो ये सब कुछ थे। बोथ द पेरेंट्स वर ऑफ मिक्स रेस एंड ही ग्रू अप इन ए गेटो। जो उनके पेरेंट्स थे वो ब्लैक और वाइट दोनों थे और वो एक गेटो में, स्लम एरिया में उनका जन्म परवरिश हुई। ही इज़ एन इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द हैरलम रेनेसा। हैरलम रेनेसा में वो उनका बहुत योगदान अच्छा रहा है। एंड टुक ओवर फ्रॉम अदर सच एज वैशल लिंडसे विद हिज इनसेंट्री बैलेट्स। इनकेंटेंट्री मीन्स जो कि एक ड्रीम लाइक शॉर्ट स्टोरी होती है। तो उन्होंने इस तरह की जो बैलेट्स हैं, बैलेट मीन शॉर्ट स्टोरी, तो ये भी उन्होंने काफ़ी लिखी। ही वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन अप विद म्यूजिशियन इन द लेट 1930s टू पॉपुलराइज दिस मूवमेंट। वो उन्होंने ये इस तरह की जो म्यूजिशियन जो पार्टीज थी इसको बहुत पॉपुलर कर दिया, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ख्याति मिल गई इनको 1930s में। उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ख्याति दिलाई। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज अ क्लास पोइट इन हाई स्कूल। उनको स्कूल में भी एक क्लास जिसमें कोई बात है ऐसी पोइट माना जाता था। आफ्टर वर्किंग एट वेरियस ओड जॉब सच एज क्रू मैन, पर्सनल असिस्टेंट एंड बस बॉय, ही ज्वाइन लिंकन यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ही गोट हिज बीएड डिग्री इन 1929। उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी काम की और उसके बाद उन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली 1929 में। ही स्पेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन हैरलेम। हिज मेन कंसर्न वॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज पीपल ऑफ whom he judged himself an adequate appreciator and whose strength, resilience, courage and humor he wanted to record as part of journal American experience। वो चाहता था कि जो भी उसके साथी लोग हैं उनको अधिकार मिले, उनकी जो भी उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो भी उनके अंदर एक चतुराई है, जो भी उनके अंदर एक अच्छाई है और जो करेज है, जो उनका विश्वास है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको ऊपर लेकर कैसे आया जा सकता है, वो भी अमेरिका के कैसे पार्ट बन सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी सारी लाइफ डिवोट की। प्रीमेटिंग हिज वर्क इज प्राइड इन द अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी एंड इट्स डाइवर्स कल्चर। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये अफ्रीका भी, अफ्रीकन कल्चर को भी इसमें प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। इस एस्टेब्लिश्ड इज थ्रेटिकल ग्रुप इन लॉस एंजल्स एंड वन ऑफ द फ्यू ब्लैक राइटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चैम्पियन रेशियल
कॉन्शियसनेस एज अ रिसोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ब्लैक आर्टिस्ट को ऊपर उठाने में, उनको एक योगदान देने के लिए, उनको एक नया नया प्लेटफॉर्म देने में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो लैंगस्टन ह्यूज का ही रहा है। अब आते हैं अबाउट द पोइम में। दिस ब्रीफ एंड सिंपल पोइम इज स्ट्रॉन्ग असर्शन ऑफ द फेथ एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ द ब्लैक अमेरिकन हु पेशेंटली टॉलरेट्स ऑल डिस्क्रिमिनेशन। ये पोइट है उसके बारे में जो ब्लैक अमेरिकन जिन्होंने चुपचाप बहुत से अपने ऊपर अत्याचार सहे, अपने ऊपर भेदभाव सहा, उन्होंने बहुत लोगों के ताने सुने, अपनी बातें सुनी, बहुत कुछ ऐसा सहा जो कि उन्हें नहीं सहना चाहिए था। फॉर ही सर्टेन दैट हिज पावर एंड वर्ड्स विल बी रिकग्नाइज समडे। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोइट थे, उन्हें पता था कि एक दिन उनकी वैल्यू सारी दुनिया में जानी जाएगी। Critics consider that Hughes' poems I Too Sing America is a response to Walt Whitman poem I Hear America Singing. क्रिटिक्स समझते हैं कि ये जो पोएम है ये एक रिस्पॉन्स बैक है, एक आंसर बैक है वॉल्ट विटमैन की पोएम आई हेयर अमेरिका सिंगिंग की, कि आई टू सिंग अमेरिका। I too begins with an oblique reference to the black Americans' status as second class citizen. ये एक ओब्लिक मीन्स जो कि क्लियर नहीं है, इनडायरेक्ट जिसे हम कह सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट आंसर बैक है जो कि रेफरेंस है ब्लैक अमेरिकन के लिए जिन्हें सेकंड क्लास सिटीजन, जिनकी सेकंड क्लास उन्हें समझा जाता था, ऐसे नागरिक जिनको कि नीचा ही समझा जाए। बट स्विफ्टली मूव्स ऑन टू प्रोफेसी जस्टिस, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, एंड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन द ईयर्स अहेड। धीरे धीरे आने वाले टाइम में जिन्हें कि ये भविष्यवाणी के साथ उन्हें न्याय भी मिल सकता है और समाज में अपनी एक अलग जगह भी मिल सकती है। The earnest fervor in pursuing the goal of winning equality in society is the key of the meaning of the poem. जो गंभीर जोश है इस पोएम का वो क्या है कि विनिंग इक्वालिटी, सबको समान अधिकार दिया जाए, यही इस पोएम का मतलब है। इट इज़ मार्क्ड बाय द पोएट्स इनडोमिटेबल विल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्टिमिज्म। ये क्या है कि जो पोइट है वो जो उसने निडर होकर अपनी बात बताई है, वो जो दृढ़ निश्चय वो बताया है, और साथ में बहुत ही ज़्यादा जो एक पॉजिटिव एजर्शन के साथ, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस के साथ वो चाहता है कि आशावादी जो पोइट है वो बहुत है, उसको उसका जो अपनी लाइफ को लेकर, इक्वालिटी को लेकर जो विचार है वो बहुत ही अच्छे से इस पोएम में पता चलते हैं।